नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और रात के 10 बज चुके हैं, यानी वक्त हो चला है 10 रिपोर्ट को देखने का और आज की 10 बड़ी खबरों पर चर्चा करने का। तो सबसे पहली खबर, यूपी में दिग्गजों का डेरा, इस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी खबर की अगर बात कर ले तो आपके दामन में कितने दाग, आम आदमी पार्टी को लेकर बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट, इस पर भी बात करेंगे। चौथी बड़ी खबर, उड़ीसा के रण में उतरे छत्तीसगढ़ी योद्धा। तो वही पांचवी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में छिड़ा पोस्टर वार का युद्ध। और आज की छठी बड़ी खबर, संगठन पर जोर। सातवीं खबर की बात करेंगे, कांग्रेस पर वास्तु दोष का साया। आठवीं खबर, वर्दी बनी गले की फांस। तो वहीं आज की नौवीं बड़ी खबर, कहां पड़ा आयकर का छापा, इस पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे। और आज की 10वीं खबर, जगह 2 और दावेदार 3 यानी आईपीएल की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। और सबसे पहली खबर आपको बता दें, जैसे जैसे सियासत की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही नेताओं के बयानों की तीव्रता भी तेज हो गई है। आज पीएम और इंडिया गठबंधन यूपी की धरती पर आमने सामने थे। जहां इंडिया गठबंधन का कुनबा लखनऊ में था, तो वहीं बीजेपी का कुनबा पूर्वी यूपी को साधने में जुटा था। यूपी में दोनों बड़े दलों के होने से सियासी वार पलटवार तो होने ही थे। और इन वार पलटवार की आंच कहां तक पहुंची, क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस रिपोर्ट से। यूपी की राजनीतिक धरती और उसमें बीजेपी और इंडिया गठबंधन की मौजूदगी का तड़का, बस इतना ही काफी था। और भारत के दोनों बड़े राजनीतिक कुनबे जैसे ही यूपी पहुंचे तो सियासी गर्मी के तापमान में एक अलग सा उछाल देखने को मिला। जहां इंडिया गठबंधन का कुनबा यूपी की राजधानी लखनऊ में था, तो वहीं बीजेपी का कुनबा पूर्वी यूपी के आजमगढ़ से लेकर जौनपुर तक अपना डेरा डाले हुए था। इंडिया के कुनबे से अखिलेश यादव, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे 3 युवा चेहरे ताल ठोक रहे थे, तो वहीं बीजेपी की कमान देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई थी। इंडिया गठबंधन की इस तिकड़ी ने प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर जमकर वार किया और उन्हें एक बार फिर से राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। अभी अपनी जमानत की छुट्टी काट रहे अरविंद केजरीवाल जहां बीजेपी और पीएम पर लगातार हमलावर थे, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बीजेपी को आड़े हाथों लेने में बिल्कुल पीछे नहीं थे। अब लखनऊ की इस सियासी बयानबाजी की सुगबुगाहट जैसे ही आजमगढ़ पहुंची, तो पीएम ने भी अपने चित परिचित अंदाज में समाजवादी पार्टी के सियासी वार पर जमकर पलटवार किया। पीएम ने कहा, सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में आतंकियों का सम्मान करते थे। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था। लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। सियासी वार पलटवार के बीच इंडिया ब्लॉक और बीजेपी की मौजूदगी ने लोकसभा चुनाव के इस रण में एक नई आग को हवा दे दी। जहां अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की उम्र पर तंज कसते हुए नजर आए, तो वहीं पीएम ने भी यूपी के सपा राज को गुंडा राज बता दिया। अब देखना होगा जनता पीएम के संन्यास के दावों को सही ठहराती है या फिर पीएम की बातों पर भरोसा जताकर एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंप देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक और जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में थे, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सांसद के साथ हुई बदसलूकी का मामला
गरमाने लगा। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम हाउस में मारपीट की बात आप नेता संजय सिंह ने भी कबूली थी, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और महिला आयोग ने मोर्चा खोला हुआ है। आज इस पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट आया है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपके दमन पर कोई छोटा मोटा दाग नहीं लगा है। ये दाग भी कुछ ऐसा है जो पूरे के पूरे आपके कुनबे को लगातार कलंकित कर रहा है। स्वाति मालीवाल केस में आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति का बयान लेने उनके घर पहुंचे थे। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर थी, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को नोटिस भेजकर शुक्रवार को तलब किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप है, आज वही विभव कुमार लखनऊ में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आया, जिसके बाद से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है। गौरव भाटिया के वार के बाद अब आम आदमी पार्टी का बचाव संजय सिंह ने किया। अब सुन लीजिए कि संजय सिंह ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए क्या कहा। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति के साथ हुई बदसलूकी पर सियासत तेज हो गई है। मायावती से लेकर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा सीएम हाउस में हाथापाई के इस मामले को लेकर लगातार आप पर हमलावर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की हमलावर रणनीति और स्वाति के साथ हुई मारपीट के आरोपों से आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे बाहर निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पूरे देश में अभी भी 3 चरणों में चुनाव होना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। यहां पर फिर से कुछ जगहों पर चुनाव होंगे और साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में कौन कौन सी सीटों पर फिर से वोटिंग होनी है, समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक। यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। कुल मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का ओडिशा में जमावड़ा दिख रहा है और खुद सीएम विष्णुदेव साय ने यहां प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि ओडिशा में बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के दिग्गजों का फुल फोकस पड़ोसी राज्यों पर है, जिसमें ओडिशा का नाम सबसे आगे है। यहाँ सीएम विष्णुदेव साय ने खुद कमान संभाली हुई है। इसी कड़ी में आज सीएम ने ओडिशा के सुंदरगढ़ में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यहाँ पर आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री को इस बार उखाड़ के फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उड़ीसा का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी लगातार ओडिशा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने ओडिशा के बालीसंकरा में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा में क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में मैं स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से पूरे ओडिशा का वातावरण है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके सुख दुख में साथ दे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ओडिशा में बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। लोकसभा की 21 सीटों पर मतदान है, विधानसभा की भी 147 सीटों पर चुनाव है। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में लोकसभा चुनाव। बीजेडी के पास 12, बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 2019 में 1 सीट थी। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ राज्यों के दिग्गजों का फोकस भी यहाँ पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सियासी वार पलटवार पर लगाम नहीं लग रही और ये सियासत तब और गर्मा जाती है जब वार पोस्टर या वीडियो के जरिए किया गया हो। अब इस बार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर कैसे हमला बोला है, इस रिपोर्ट इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पर वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले लूंगा। कि 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद जहां प्रदेश के नेताओं की अन्य राज्यों में सक्रियता बढ़ गई है, तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर भी देखने को मिल सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब एक बार फिर से जनता को साधने की कवायद में जुटती नजर आ रही है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं।
चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संगठन को चुस्त और दुरुस्त करेंगे, बैठकों का दौर भी शुरू करेंगे और संगठन में जबरदस्त मजबूती लाने का काम करेंगे। संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और बैठकों का दौर शुरू करेंगे, जो आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है। संगठन को जबरदस्त मजबूती लाएंगे। एक तरफ कांग्रेस जहां पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जीत के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गई है। सरकार बनने के बाद अब तक मोदी की गारंटी के कई वादों को पूरा किया जा चुका है। वहीं अब मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। हालांकि कांग्रेस के इस प्रयासों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा, कांग्रेस पार्टी न समाप्त होने के भ्रम में है। विरोध का एक जमावड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं, उनको आस बंधा रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ चंद लोग जो है वो मिलकर जो है पार्टी को जीवित करने के लिए एक प्रयास करने वाले हैं। अच्छी बात है, पार्टी को खड़ा करना चाहिए और अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। विरोध में बैठाइए, विरोध की भूमिका निभाए। छत्तीसगढ़ में सत्ता खो चुकी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाने के लिए आने वाले दिनों में प्रयास करती दिख सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बाद अब आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी एक खबर बताते हैं। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस ने वास्तु दोष को इसके पीछे की वजह बताई है। और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। कांग्रेस पर वास्तु दोष का साया, इसीलिए पार्टी पर खतरा मंडराया। वास्तु के चक्कर में पड़ी कांग्रेस, कार्यालय का दूसरा गेट खुलवाया। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक ओर जहां बीजेपी में वोटिंग के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को लगातार हार और पार्टी नेताओं के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यालय में वास्तु दोष है और अब वास्तु के आधार पर पार्टी के दफ्तर का कायाकल्प भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निरीक्षण करने के बाद एक गेट को बंद करवाकर दूसरा गेट आने जाने के लिए खोल दिया है। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में नेगेटिविटी ना पैदा हो और इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। तो वही कांग्रेस की इस तरकीब पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दोष पूरे कांग्रेस में ही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस वास्तु के चक्कर में पड़ी हो। समय समय पर कांग्रेस कार्यालय में कायाकल्प किया जाता रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ते नेता और कम होते वोटिंग प्रतिशत के लिए क्या वाकई में वास्तु दोष जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर आपको इंदौर की बताते हैं। रिमूवल के नाम पर अराजकता फैलाने वाले इंदौर नगर निगम कर्मी अब आर्मी की यूनिफॉर्म में शहर में अराजकता फैलाते नजर आएंगे।
इन कर्मचारियों को अनुशासन में लाने के उद्देश्य से आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है, लेकिन आर्मी की किसी भी विंग की यूनिफॉर्म सिविलियन द्वारा पहनना गैर कानूनी है। अब यूनिफॉर्म को लेकर कांग्रेस ने भी मैदान पकड़ लिया है। हालांकि अतिक्रमणकारी मानते हैं कि इससे निगम कर्मियों के व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अब नगर निगम ने कांग्रेस के विरोध के बाद इस फैसले को वापस भी ले लिया है। लेकिन क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। आर्मी की ड्रेस पहनकर घूम रहे ये लोग आर्मी की किसी विंग के नहीं बल्कि इंदौर नगर निगम के रिमूवल विभाग के कर्मचारी हैं। ये यूनिफॉर्म इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं पहनी है, बल्कि ये यूनिफॉर्म इनको पहनाई गई है। इनको ये यूनिफॉर्म निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने पहनाई है। रिमूवल के दौरान होने वाले विवाद को रोकने के लिए इन सभी लोगों को ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई गई। इस पूरे मामले पर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। सभी कर्मचारियों की नहीं है, जो हमारा रिमूवल गैंग है उनके कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन और एक रूपता रहे। देखिए, ये जो ड्रेस कोड दी गई है नगर निगम में, हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रहे। सभी लोग नगर निगम के लोग, जैसे मैं खुद भी नीले रंग की शर्ट पहनता हूँ, सभी लोग आप देख रहे होंगे नीली कमीज पहनते हैं, जिससे डिसिप्लिन बेटर हो हमारा। और इसी मंशा के साथ ही जो हमारा जो रिमूवल दस्ता है उसको भी ये वर्दी उपलब्ध कराई गई है, ताकि एक डिसिप्लिन उनके अंदर भी रहे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि पूरे शहर में इस फैसले की थू-थू हो रही है। निगम कमिश्नर के इस फैसले को बेहद शर्मनाक करार दे दिया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, पूरे शहर की जनता थू-थू कर रही है। नगर निगम इंदौर पे कितना बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे। सेना की ड्रेस पहनने किसी को अधिकार है? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महापौर पुष्यमित्र ने सफाई दी और इन वर्दियों को हटाने की बात कही है। रिमूवल विभाग में रिमूवल के काम में एक रूपता आए, अनुशासन दिखे, इसलिए वर्दी देने का काम रिमूवल विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों की भावना इससे आहत होती है तो मैंने निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज किया जाए और अनुशासन और एकरूपता के भाव को भी बनाए रखते हुए वर्दी भी रखी जाए। इसलिए जो एक निर्णय और जो वर्दी एक कॉम्बैट की तरह दिख रही थी, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होगा वो हम कर रहे हैं। महापौर के बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर बीजेपी वर्दी वापस लेने के बाद से इस मुद्दे से बच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच सभी सरकारी एजेंसियां भी एक्टिव हैं। ऐसे में कटनी में आज सुबह इनकम टैक्स की टीम ने रेड कर दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। इनकम टैक्स की ये कार्रवाई 2 जगहों पर हुई है और इनकम टैक्स की इस रेड में क्या कुछ हाथ लगा है, इस रिपोर्ट में समझिए। कटनी में आज सुबह सुबह इनकम टैक्स की बड़ी टीम ने 2 जगहों पर रेड कर दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। 15 गाड़ियों से आए आयकर विभाग के तमाम अधिकारियों ने एक साथ दबिश दी। इनकम टैक्स की ये रेड अजय फूड्स और अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर हुई। छापा मारने आई टीम के साथ कटनी पुलिस भी मौजूद थी। जबलपुर भोपाल के अधिकारियों ने दाल मिल, फ्लोर मिल और साथ ही बंगलों पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अनिल इंडस्ट्रीज ने अचानक से अपने बिजनेस को बढ़ाया और इनकम से जुड़ी सही जानकारी शेयर नहीं की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। के 2 बड़े व्यापारियों के यहाँ इनकम टैक्स ने सुबह सुबह दबिश दी है। इस समय हम खड़े हैं कटनी के माधवनगर क्षेत्र पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवलानी इंडस्ट्रीज के यहाँ दोनों तरफ दबिश दी गई है। लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारी इनकम टैक्स के यहाँ पर आए हुए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर की टीम बताई जा रही है और इनके लगभग 5 बंगले हैं यहाँ पर, जो कि आमने सामने बंगले हैं। यहाँ पर लगातार जो है वह इनकम टैक्स की विभाग की जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वह मुस्तैद है और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप अगर बात की जाए विस्तार से तो अनिल इंडस्ट्रीज़ की जो है वह मैदा, राइस मिल और प्रॉपर्टी का बड़ा काम है। कटनी शहर पर उद्योगों की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ा था, जिसके बाद आप देखा जा रहा है कि अनिल इंडस्ट्रीज के सभी ठिकानों पर ऑफिस, दफ्तर और बंगलों पर आईटी विभाग की टीम जो है वह लगातार दबिश दी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जहां छापा पड़ा उसकी विस्तार से जानकारी क्या है। इनकम टैक्स की पहली रेड, अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर रेड, 5 बंगले और ऑफिस पर 50 अधिकारियों ने मारा छापा।
माधव नगर में स्थित बंगले पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद। अनिल इंडस्ट्रीज में दाल मिल और प्रॉपर्टी का काम। अनिल केवलानी की बताई जा रही है अनिल इंडस्ट्रीज। इनकम टैक्स की दूसरी रेड। अजय फूड्स पर इनकम टैक्स का छापा। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री पर यह छापामार कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड में स्थित बंगले पर भी दबिश दी गई। फ्लोर मिल के साथ होटल और मॉल का व्यवसाय है। मनीष गेई की बताई जा रही है अजय फूड्स इंडस्ट्रीज। फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की रेड में टीम के हाथ क्या कुछ लगा है, ये कल तक सामने आने की उम्मीद है। उधर इनकम टैक्स की रेड से बाकी व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर आपको आईपीएल से जुड़ी हुई बता दें। आईपीएल में प्लेऑफ जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही हमें प्लेऑफ में जाने के नए नए समीकरण भी पता चल रहे हैं। लेकिन क्या है ये नए समीकरण, आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। आईपीएल में प्लेऑफ की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही रोमांच और एक्साइटमेंट का फ्लेवर भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक और कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान के रजवाड़े पहले ही आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुके हैं, तो वहीं हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। आरसीबी ने अपनी आखिरी 5 मुकाबले जीते हैं और उसका आखिरी मुकाबला 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स से है और दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला साबित हो सकता है। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को अगर बारीकी से समझा जाए तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जगह 2 और दावेदार 3। 13 में से 7 मुकाबले जीतकर तीसरे नंबर पर है सीएसके। एसआरएच ने भी 12 में 7 मैचों में दर्ज की है जीत। डीसी ने 13 में से 7 मुकाबलों में बाजी मारी है। आरसीबी ने 13 में से 6 मैचों में विपक्षियों को धूल चटाई है। आईपीएल के लीग स्टेज का ये आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते के बाद बहुत सी टीमें खिताब जीतने का सपना लेकर प्लेऑफ में एंट्री लेंगी, तो कुछ टीमों को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल को देखने के बाद दिल्ली के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं, लेकिन आरसीबी अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। इन चारों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने का सीधा और सटीक समीकरण क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्लेऑफ की रेस का समीकरण। एसआरएच को जीतने होंगे बचे हुए दोनों मैच। आरसीबी को चेन्नई के खिलाफ दर्ज करनी होगी बड़ी जीत। सीएसके को आरसीबी को आखिरी लीग मुकाबले में जीत से मिल जाएगी एंट्री। डीसी के लिए प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन। दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। दिल्ली के बाहर हो जाने के बाद बाकी बचे दोनों स्पॉट के लिए 3 टीमों के बीच लड़ाई है। अब देखना होगा कि आरसीबी और सीएसके के बीच करो या मरो के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर मिलेंगे 10 बड़ी खबरों के साथ। आपको दिखाएंगे 10 रिपोर्ट, विस्तार से करेंगे बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।